नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, हमारी जो सीडीपी क्लासेस हैं या जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले एक क्लास मैंने दे दी है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने कुछ क्लासेस की थी जिसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो अभी क्लासेस हो रही हैं इनको ज़रूर फॉलो कर ले। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी के वो सारे मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अब जो ये क्लासेस हैं एग्ज़ाम तक आपके लगभग हर दूसरे दिन आएंगे, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके ये डाउट थे कि जो आर्ट सब्जेक्ट है क्या उनमें भी सीडीपी पूछा जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अपडेट आई थी कि बीएड वगैरह इसमें नहीं मांगी गई है और जो फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो इस संबंध में ये जानकारी आई थिंक क्वेरी होगी स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की। तो इसको लेकर जो ऑफिशियल बताया गया है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, जो उन्होंने पैटर्न बताया था यूके ट्रिपल एस सी एलटी एग्ज़ाम का, उसमें कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं वो बताया गया था। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रह जाए कि जो एक्चुअल में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो जल्दी से हम उसको देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इन क्लासेस को आप फॉलो करते रहिए। बाकी जो आपकी अपनी तैयारी है उसको बनाए रखिए, सब्जेक्ट वाइज हो या फिर जो भी आप अपने स्तर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप बनाए रखिए। इसके बाद एक और चीज़, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, और पीडीएफ भी इसकी मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम को कैसे रहता है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका यूके ट्रिपल एस सी द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया था, और इसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट वाइज किस में कितने क्वेश्चन रहेंगे। वैसे सभी में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके जो बीएड, एलटी, बीपीएड और इसमें जो शिक्षण अभिवृत्ति है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर कह लीजिए एक तरह से जो शिक्षा शास्त्र है उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ पर आपके रहते हैं 30। तो इनमें जो बताया गया है उसमें सबसे पहले एलटी सामान्य वालों के 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हैं, गणित वालों के भी हैं, विज्ञान वालों के हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि जो किस सेक्शन से कितने हैं। जैसे गणित वालों का फिजिक्स भी रहता है, तो फिजिक्स के 8 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, जो कि आपका इंटरमीडिएट यानी कि जो 12th में पूछा, 11th-12th में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस लेवल के, और ग्रेजुएट लेवल के यहाँ पर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे गणित के लिए, जो एग्ज़ाम होगा आपका 100 मार्क्स का। खैर ये आप देख लेना ध्यान से इसमें जो जो चीज़ें हैं, और आई थिंक आपने पहले देखा ही होगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए है ये। विज्ञान का भी आपका 30 नंबर का रहता है, हिंदी में भी रहता है, संस्कृत में भी रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, एलटी उर्दू में भी यहाँ पर रहता है, टीचिंग इंग्लिश में भी होता है, बंगाली, पंजाबी। और आर्ट्स वालों को देखें तो एलटी कला वालों का जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि नहीं है, ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं। तो एलटी कला वर्ग का जो है यहाँ पर फ़िलहाल जो ऑफिशियल जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको चलना है। तो एलटी कला वालों का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आई थिंक नहीं है, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखाई गई है। तो इसका मतलब है आपका आर्ट के 30 मार्क्स का रहेगा इंटरमीडिएट लेवल का, और 70 रहेगा आपका जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो टोटल यहाँ से आपके 100 नंबर बनेंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद और किसी और बात करें अगर, तो शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 30 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा आपका। इसके बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो इसमें भी आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, सिर्फ आर्ट को छोड़कर सभी में है। इसका मतलब ये है, संगीत का भी है, गृह विज्ञान वालों का भी है और वाणिज्य वालों का भी है। तो इसका मतलब जो आर्ट्स का है, जिन्होंने आर्ट सब्जेक्ट से अभी आवेदन किया होगा उनके लिए सीडीपी नहीं है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। तो अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। ये बताना है कि आपको जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन सा शामिल नहीं होगा? भावनाओं की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन, ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? देखिए, बेसिकली ये मैनेजमेंट होता है इमोशंस का। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं भावनाओं के प्रति जागरूकता कह सकते हैं, या फिर जो बैलेंस है वो चीज़ हो गई यहाँ पर, इमोशंस का जो बैलेंस है। तो इसमें देखिए जो भी बताया, अवेयरनेस ऑफ इमोशन होता है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता में, कक्षा में दोस्तों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी होगा। लेकिन ऑप्शन सी, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन, ये इसमें शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो है आपका बुद्धिमत्ता में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं है। इसके बाद है
तो इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि इसमें कुछ स्टेजेस दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही मैच हो रहा है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें चाइल्ड जो है इमिटेशन शुरू कर देता है, इमेजनरी प्ले करता है। या फिर ऑप्शन बी है इन्फेंसी, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो तर्क लागू करता है या फिर अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है इस स्टेज पर। इसके बाद है ऑप्शन सी प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, यानी कि इसमें जो डिडक्टिव थॉट है वो लगाने लगते हैं यहाँ पर अपना। या फिर ऑप्शन डी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, यहाँ पर जो संरक्षण और वर्गीकरण है चीज़ों का वो यहाँ पर चाइल्ड जो है शुरू कर देता है। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है चाइल्ड की वो होगा यहाँ पर, इसके अंतर्गत जो संरक्षण या फिर कंजर्व और जो क्लासिफाई करने की क्षमता है वो डेवलप हो जाती है बच्चे में। तो ये स्टेज बिल्कुल सही है, ये मैच हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सी की बात करें, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है चाइल्ड की, इसमें बच्चा जो है डिटेक्टिव थॉट शुरू नहीं करता है, यानी कि जो निगमनात्मक तर्क लगाना है वो शुरू नहीं करता। ये कौन से स्टेज में करता है? ये होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसके अलावा ऑप्शन बी देखें संवेदी गामक, तो इस स्टेज में जो है ये जो तर्क लागू करने की बात कही गई है, तो फॉर इन्फेंसी यानी कि संवेदी गामक स्टेज पर ये नहीं होता है। ये कब होगा? ये होगा आपका कॉन्क्रीट स्टेज में, यानी कि जो ऑप्शन डी दिया गया है, अगर यहाँ पर कॉन्क्रीट दिया होता और ये ऑप्शन दिया होता तर्क लागू करने का, तो ये भी सही हो सकता था यहाँ पर। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है औपचारिक परिचालक, यानी कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, तो इसमें जो है ये जो बताया गया है इमिटेशन बिगिंस, ये नहीं होता है यहाँ पर इस स्टेज में। ये कब होता है? ये होता है आपका सेंसरी स्टेज में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समझ गए होंगे आप। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है चाइल्ड की, ये होता है आपका एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई चाइल्ड। चाइल्ड जो है इसमें एबल हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियो कल्चर थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय पियाजे, जॉन हॉक, स्किनर या फिर वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की ने ये प्रोपाउंड किया था, इनका पूरा नाम था लिव वाइगोत्स्की, रशिया के ये मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था, अपने कह सकते हैं 3 चीज़ों पर ही फोकस करके ये थ्योरी बनाई थी, और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो पूरी थ्योरी थी इन्होंने दी थी। पहली चीज़ क्या है, इन्होंने जो सोशल एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखा था, और इसके अलावा जो कल्चरल, नाम से आप समझ गए होंगे सोशियो कल्चर थ्योरी, इसका भी इन्होंने इसमें यूज़ किया था। फोकस था इनका जो थ्योरी थी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा का जो एक्सपेक्ट है उस पर भी यहाँ पर इन्होंने फोकस किया था। तो इन 3 चीज़ों को मिलाकर इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और ये दिया था वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल हैं? केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशील छात्र। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य और जो विशिष्ट स्टूडेंट्स के जो आपके छात्र हैं वो यहाँ पर आएंगे आपके समावेशी शिक्षा में। जो शामिल होते हैं वो सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र होते हैं। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जो सबको कंटेन्ड करके जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि इसमें हर वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, तो ये होता है आपका इंक्लूसिव। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट जो कि जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको जो सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर जो एजुकेशन दी जाती है वो होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समझ गए होंगे समावेशी शिक्षा का सीधा सीधा मतलब है जिसमें हर वर्ग के बच्चों की शिक्षा एक साथ बैठाकर दी जाए, और ख़ास तौर से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर जो एजुकेशन दिया जाता है वो होता है आपका। तो ऑप्शन डी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सामान्य और विशिष्ट छात्र इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की प्लेवे पद्धति है वो आधारित है किस पर है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये जो है आपका ये होगा आपका शिक्षण माफ कीजिएगा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इस पर ये बेस्ड है। प्लेवे मेथड है क्या? तो प्लेवे मेथड जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे
खेल खेल में एजुकेशन कह सकते हैं इसे, यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उसको कुछ जो एजुकेशनल चीज़ें हैं वो सिखाई जा सकती हैं। एक तरह से कुछ चीज़ें कर कर, यानी कि बाय डूइंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार हो, उसके अकॉर्डिंग हो। तो खेल खेल में आप कह सकते हैं जो एजुकेशन है, प्लेवे मेथड है, यही चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की प्लेवे पद्धति आधारित है वो जो विकास है, यानी कि जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसी के जो मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत है उसके उस पर आधारित होती है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। तो क्या ज़रूरत होती है रचनात्मक उत्तरों के लिए? प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, यानी कि डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं जो शिक्षक है वो शिक्षा दे रहा है और पढ़ा रहा है और आपको सीधे क्वेश्चन करवा रहा है, तो ये होता है। दूसरा आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, सामग्री आधारित क्वेश्चन, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। तो देखिए आप समझ गए होंगे, आई थिंक इसका आंसर क्रिएटिव आंसर तभी आ पाएगा जब आप किसी भी स्टूडेंट को, चाइल्ड को ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे, यानी कि कोई बाधा नहीं रहेगी उसमें, यानी कि एक तरह से मुक्त रहेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी उसके आंसर जो हैं वो क्रिएटिव आ सकते हैं, अलग तरह से रचनात्मक जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, सी इसका राइट आंसर है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स। तो क्या आवश्यकता होती है सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो क्षमता निर्माण है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो भी इसमें आवश्यक होता है। जो पेरेंट्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इसमें ज़रूरत होता है, और मोटिवेशन तो ज़रूरी होता ही है इसमें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक मंदता का तात्पर्य है एवरेज मेंटल एबिलिटी, यानी कि औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, या फिर औसत से अधिक मानसिक योग्यता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अधिक वाले को तो भूल जाइए, मंदता की बात की गई है तो ये नहीं हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हुआ। इन दोनों में से अगर बात करें तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी। एवरेज मानसिक योग्यता, उसको मानसिक मंदता नहीं कहेंगे, जो इससे कम जो होता है, मानसिक क्षमता जिनकी कम होती है एवरेज से, वो होता है आपका औसत से कम मानसिक योग्यता। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है नॉलेज ऑफ डैश विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विथ अ क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एक शिक्षक है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है जिसमें वो अलग अलग उम्र के, जो अलग अलग आयु वर्ग है उसके छात्रों को अगर एक साथ अगर टीच करना चाहता है, तो इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, महत्वपूर्ण होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से देखिए, वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इजी होती है पढ़ने में बजाय कि हिंदी में। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हो सकता है आपको, वैसे जिनकी आदत हिंदी में है उनके लिए वो हिंदी बेस्ट है, लेकिन जिनका थोड़ा कम रहता है प्रिपरेशन हिंदी में, तो इस वजह से उनको दिक्कत होती है हिंदी में। तो ये जो बाय लैंग्वेज चीज़ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके ही बनाया है। तो इसको आप देखिए। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और यानी कि इंग्लिश में जो प्रिपरेशन है उसको करते हैं, और जो हिंदी में करते हैं वो बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं, और जो दोनों में कर सकते हैं वो भी बता सकते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या चीज़ इसमें रिक्वायर्ड होगी? विकास के चरण, यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस। देखिए एक स्टूडेंट आपका मान लीजिए 8 साल का है और एक 12 साल का है, 4 साल का अंतर है। तो आपको अगर मालूम होगा कि ये जो 8 साल का बच्चा है वो विकास के किस स्टेज में है, और इसका जो रिएक्शन होगा जब आप शिक्षा देंगे, और जो 12 साल के बच्चे का होगा वो किस तरह का होगा। तो अगर आपको विकास के स्टेजेस पता होंगे अच्छे से, यानी कि आयु के अनुसार जो स्टेजेस होता है बच्चे का विकास डेवलपमेंट का, वो क्या रहता है, कितनी उसमें क्षमता होती है किसी चीज़ को लेने की, तो किसी चीज़ को शिक्षा को ग्रहण करने की, या जो भी कह लीजिए, तो इस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा अगर आप मिक्स्ड एज ग्रुप के स्टूडेंट के साथ काम करेंगे या फिर उनको शिक्षा देंगे।
तो ये चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट विकास के चरण। व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, माता पिता की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पता हो सकती है लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कल्चरल बैकग्राउंड से भी कोई लेना देना नहीं है इसके लिए। तो ये होगा आपका डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं, ये आपको पता होना चाहिए एज ग्रुप के अनुसार। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। जो अर्थ निर्माण होता है बच्चों में वो किस रणनीति में होगा, ये आपको बताना है। सूचना के प्रसारण से, या फिर दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, या फिर वर्दी और मानकीकृत परीक्षण, या फिर अन्वेषण और चर्चा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कशन करेंगे तभी जो अर्थ निर्माण है यानी कि जो मीनिंग है बच्चों में किसी चीज़ को लेकर वो डेवलप हो जाएगी। तो अन्वेषण और चर्चा ये इसका राइट आंसर होगा। जो कह सकते हैं एक तरह से जो डिस्कवरी है किसी चीज़ को लेकर, अपने जो थॉट्स हैं, खोज करना किसी चीज़ के बारे में, डिस्कशन करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मीनिंग किसी चीज़ के बताने के लिए बच्चों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको बताना है कि जो शिक्षक है उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मेल कौन सा होगा। शिक्षार्थी जो है, माफ़ कीजिएगा, जो शिक्षार्थी है उनके लिए पूछा गया है। तो क्या होगा, डिस्लेक्सिक शिक्षार्थी पढ़ने और लिखने की प्रवाह में कमी होता है इनमें, या फिर रचनात्मक जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, या फिर स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क होगा। ये मैच हो रहा है या नहीं आपको बताना है। और ऑप्शन सी है, जो डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट है लर्नर्स की, उसमें उच्च प्रेरणा लंबे समय तक ध्यान बनाए रख सकते हैं, क्या ये सही है। या फिर ऑप्शन डी, श्रवण बाधित शिक्षार्थी दृश्य सूचना को समझ नहीं सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। देखिए ऑप्शन डी की बात करें तो चूंकि श्रवण बाधित है तो देखने से तो इसका संबंध है ही नहीं, यानी कि ये मैच नहीं हो रहा है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मेल है, कौन सा मैच्ड पेयर है, ये आपको बताना है। तो ये नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन सी, जो अटेंशन डेफिशिएट है लर्नर्स का, क्या वो उच्च प्रेरणा और लंबे समय तक ध्यान बनाए रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अटेंशन डेफिशिएट है तो ये इसका ऑपोजिट होगा। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, यानी कि जो ध्यान बनाए रख सकते हैं लंबे समय तक, ये गलत चीज़ है। जो अटेंशन डेफिशिट छात्र होंगे या स्टूडेंट या शिक्षार्थी होंगे उनमें ये गुण नहीं होगा। इसके बाद है रचनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर्स, यानी कि हाइपर एक्टिव होंगे नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव लर्नर्स वो हाइपर एक्टिव हो, और जो क्रिएटिव होंगे वो काम पूरा करने में धीमा यानी कि स्लो होंगे कंप्लीटिंग वर्क, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भी ये डिसलेक्सिया है इससे क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो ये जो डिसलेक्सिक लर्नर्स है, ये बेसिकली रीडिंग से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिक, जिसमें पढ़ते कुछ हैं, देखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं, ये एक प्रॉब्लम है एक तरह की। तो इसमें होगा आपका पढ़ने और लिखने की प्रवाह में कमी। जाहिर सी बात है पढ़ने में प्रॉब्लम हुई तो लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है आपका ऑप्शन ए। तो ये जो है आपका सही मेल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्राथमिक विशेषताओं का जो सही मेल है वो यही है, ये बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। के बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, यूज़ ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। उन तरीकों का उपयोग जहाँ शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है, एक उदाहरण है। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है, निगमन विधि है, शिक्षार्थी केंद्रीय विधि है, यानी कि माफ़ कीजिएगा लर्नर सेंटर्ड मेथड कह लीजिए, पारंपरिक विधि हो गया, और पारस्परिक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि पद्धति। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब इसके अंतर्गत आते क्या क्या हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्कवरी मेथड हो गया, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मेथड, ये सारी चीज़ें हैं आपकी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या फिर विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज़ द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। तो ये आपको बताना है कि जो ये दृश्य, श्रवण, स्पर्श और डैश इंद्रियों का एक साथ उपयोग है बहुआयामी दृष्टिकोण शिक्षा अधिगम में, इसको बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होगा, गत्यात्मक होगा, यानी कि
कैनेस्थेटिक होगा कर्ण कोटर यानी कि जो वेस्टिबुलर होता है, जो सेंसरिंग पार्ट होते हैं आपके बॉडी के अंदर कानों में, तो ईयर्स जो हैं उनके, तो ये होगा। या फिर परसेप्चुअल होगा, अवधारणात्मक हो, या फिर ऑब्जर्वेशनल देखभाल का। तो क्या होगा ये होगा आपका कैनेस्थेटिक, तथ्यात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम में बहुगामी दृष्टिकोण सीखने को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रवण, स्पर्श और कैनेस्थेटिक गत्यात्मक इंद्रियों का एक साथ उपयोग जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद When children think to interpret the received information according to their experience, it is called। जब बच्चा अपने अनुभव के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचता है तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट या फिर कॉन्क्रीट। तो ये होगा आपका, देखिए क्रिएटिव से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। रिफ्लेक्टिव चीज़ें हो गई, एक तरह से चीज़ों पर आप दोबारा से प्रकाश डालते हैं, जैसे कह सकते हैं। इसके अलावा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। और यही चीज़ है जो अनुभव है, उसके अनुसार जो आपने अनुभव किया है बच्चे ने, उसके अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार वो चीज़ों की व्याख्या करके सोचता है उसके बारे में, तो इसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। तो इसमें क्या होगा, ये होगा आपका मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन बेसिकली जो हिंदी में कहते हैं परसंज्ञान अनुभूति। तो बेसिकली ये है आपका हाई लेवल थिंकिंग जिसे कहते हैं। तो मतलब ये कि जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में आप ऑलरेडी उसके बारे में आप सोच चुके हैं, उसके बारे में अनुमान लगा चुके हैं। हाई लेवल थिंकिंग एक तरह से मेटाकॉग्निशन होता है। तो यही होगा, मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जैसे कि प्लानिंग कर सकते हैं आप, रिव्यूइंग हो गया, समीक्षा कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, मेटाकॉग्निशन ये होता है आपका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाव है ये बताना है आपको। तो डर हो गया, ये होगा इसका राइट आंसर। फियर जो है एक भाव है, इमोशन है। बाकी अटेंशन और स्टिमुलस, प्रोत्साहन, स्मृति, ये सारी चीज़ें भाव के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर, डर जो है एक इमोशन है। ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए जुड़े थे। और ये जो क्लासेज हैं आपकी लगभग कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी लाने की। कुछ लोग कह रहे थे रेगुलर बेसिस पर देने के लिए, लेकिन इतना समय मिल नहीं पाता है और भी काफ़ी सारे काम है। तो यहाँ पर कोशिश करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हर दूसरे दिन वीडियोस लाने की। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और सभी के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।